दोस्तों, आज हम मापन में यथार्थता और परिशुद्धता को समझेंगे। साथ ही मापन में त्रुटियां क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, उन त्रुटियों का निरूपण कैसे किया जाता है, अर्थात उनको कैसे गणना की जा सकती है उनकी, और साथ में विमीय सूत्रों की भी चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक चालू करने से पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए या बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैं लगातार 12th और 11th के फिजिक्स की वीडियो बना रहा हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले आज के टॉपिक यथार्थता और परिशुद्धता को समझ लेते हैं। आप जानते हो कि हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जो भौतिक राशि से आपकी माप प्राप्त होती है उसमें यथार्थता को कैसे पहचानेंगे कि यह माप यथार्थ है या परिशुद्ध है, या दोनों है, यथार्थ भी और परिशुद्धता भी उसमें है। तो यथार्थता का सीधा सा मतलब होता है कि आप जब किसी भौतिक राशि को मापते हो तो उस माप जो आपने प्राप्त की है उस भौतिक राशि की वास्तविक माप के कितने निकट है। यदि किसी भौतिक राशि की आपके द्वारा मापित माप या किसी प्रेक्षक द्वारा मापित माप उसकी वास्तविक माप के अत्यधिक निकट होती है तो वह मान अधिक यथार्थ माना जाता है। उदाहरण समझ ले हम लोग कि यदि हमारे पास किसी रेस में जो दौड़ने वाला व्यक्ति होता है, वह दौड़ के लिए उसको जो टाइम लगा है वह है 4.372 और एक उपकरण द्वारा उसकी माप की गई है 4.232। ये वास्तविक माप है और ये मापित माप है। अब एक दूसरे व्यक्ति ने भी उसकी माप करी है, उसी दौड़ में दौड़ने वाले की, उसकी माप आई है 4.35। तो आप देख रहे होंगे कि दो मापे आपके पास है। यह तो वास्तविक माप है और यह आपके द्वारा मापित माप है, ये ए फर्स्ट और ये बी। तो आपकी जो ए माप है वो 4.232 है और बी माप है 4.35 है। तो यह माप इसके ज़्यादा निकट है वास्तविक माप के और यह निकट कम है। तो हम कहेंगे कि जो बी वाली माप यथार्थ है किसकी तुलना में, ए की तुलना में है। तो यथार्थता का सीधा सा मतलब है कि यदि आपके द्वारा मापित माप यथार्थ माप के अत्यधिक निकट हो तो हम कहेंगे कि उस मापन में यथार्थता अधिक है। इसे कहते हैं यथार्थता या एक्यूरेसी। तो आपने देखा कि एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब होता है कि आपके द्वारा मापित माप यथार्थ माप के कितने निकट है। जितनी अधिक निकट होगी यथार्थता उतनी अधिक होगी। हम बात कर लेते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता में भेद कैसे करें। तो अब परिशुद्धता क्या होती है। जब कोई भौतिक राशि को आप मापते हैं या उसका मापन करते हैं तो वह किस विभेदन सीमा तक नापी गई, उसकी विभेदन या सीमा कितनी ज्यादा है। यदि आपकी विभेदन या सीमा मापने की बहुत ज्यादा है, अर्थात कम से कम चीजों को भी वो मेजर कर लेती है। जैसे हम बात करें कि हमारे जहां दीवार घड़ी होती है उसकी मापन की न्यूनतम जो सीमा होती है वो सेकंड होती है, लेकिन अगर हम स्टॉप वॉच की बात करें तो वह 1 सेकंड के 100वें भाग को भी नाप सकती है। वो है, आपने देखा होगा स्टॉप वॉच जो मोबाइल में आती है या अभी अलग से भी आती है, वो स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 100वें भाग को भी मेजर कर सकती है। तो हमारी जो वॉच है, दीवार वॉच, जो दीवार पर घड़ी लगी रहती है, उस घड़ी में 1 सेकंड तक विभेदन सीमा है और स्टॉप वॉच या मोबाइल की जो स्टॉप वॉच है उसमें 1 सेकंड का 100वां भाग भी आप मेजर कर सकते हैं। अतः उसकी विभेदन सीमा दीवार घड़ी से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉप वॉच द्वारा जो माप आएगी वह उसकी परिशुद्धता अधिक होगी, क्योंकि उसका अल्पतमांक
बहुत कम है, जबकि हमारी दीवार घड़ी का अल्पतमांक कितना है 1 सेकंड, और उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टॉपवॉच 1 सेकंड का 100वां भाग माप सकती है, अर्थात उसका अल्पतमांक हो जाएगा आप 1/100 सेकंड या 0.1 सेकंड या 0.01 सेकंड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो स्टॉप वॉच का अल्पतमांक है 0.01 सेकंड है, और हमारी वॉच का अल्पतमांक कितना है 1 सेकंड है। तो यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा विभेदन सीमा से नाप सकती है, क्योंकि 1 सेकंड के 100 वाले पार्ट को भी पढ़ सकती है, भाग को भी पढ़ सकती है, जबकि हमारी दीवार घड़ी सिर्फ 1 सेकंड तक पढ़ पाती है। अतः हम कहेंगे कि यह जो मान स्टॉप वॉच बताएगी वह परिशुद्ध होगा, किंतु जो दीवार घड़ी बताएगी वो इतना अधिक परिशुद्धता उसमें नहीं दिखेगी। तो हम समझ लें कि परिशुद्धता और दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कि परिशुद्धता क्या होती है कि जब किसी भौतिक राशि को अधिक विभेदन सीमा तक मापा जाए तो उसमें परिशुद्धता अधिक होती है, और परिशुद्धता निर्भर करती है उस यंत्र के अल्पतमांक पर। दीवार घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड हुआ, जबकि स्टॉप वॉच का अल्पतमांक 0.01 सेकंड हुआ, क्योंकि उसका अल्पतमांक कम है, अतः स्टॉप वॉच की परिशुद्धता अधिक हुई। तो यह कह सकते हैं कि अल्पतमांक जितना अधिक होगा परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। पर यह जरूरी नहीं कि वो जो माप देगा परिशुद्धता के साथ वो यथार्थ भी हो। यथार्थता वह होता है जो वास्तविक मान के निकट ले जाए माप को, और परिशुद्धता वो होती जो अधिक विभेदन सीमा से नाप सके। अगर हम एक उदाहरण दें कि माना किसी गोले की वास्तविक माप 1.625 सेंटीमीटर, ये रियल माप है, उसकी वास्तविक माप है, किंतु मैंने किसी यंत्र ए से उसकी माप की तो उसमें उसका व्यास बताया गया 1.61। और अगर मैं बात करूं अगली, उसी को अगर बी गोले से नापा जाए तो उसकी माप आई मेरे पास 1.514। तो ऊपर वाली माप देखिए आप लोग, हमारे पास तीनों मापे अगर हम देखें तो वास्तविक माप 1.625 सेंटीमीटर, ए गोले द्वारा उसका व्यास 1.61 सेंटीमीटर, बी गोले द्वारा उसका जो माप आ रहा है वह 1.514 सेंटीमीटर है। यह जो माप ए द्वारा ली गई है वह निकट है वास्तविक माप के, अतः यह कैसी हो जाएगी, यथार्थ हो जाएगी। किंतु बी द्वारा नाप रहे हैं वह डेसिमल के 3 डिजिट तक माप सकती। देखिए यह माप यहां डेसिमल के 2 डिजिट तक माप सकती है, इसका अल्पतमांक कम है, अतः यह परिशुद्ध है, पर यथार्थ नहीं है। और यह यथार्थ माप एक ही, किंतु उसमें परिशुद्धता की कमी है, अतः यह यथार्थता के साथ है और यह परिशुद्धता के साथ है। यह हमारा टॉपिक था, यथार्थता किसे कहते हैं और परिशुद्धता किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि मापन में त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम कोई माप करते हैं तो कहीं ना कहीं उस माप में अनिश्चितता रहती है। आपको कुछ उदाहरण देता हूं मैं, समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप 1 किलो शक्कर तोल रहे हैं, आपने कांटा हाथ में पकड़ रखा है और 1 किलो तोल लिया। अब यदि उस तुलाई वाली शक्कर में से मैं 4-6 दाने शक्कर निकाल लूं, आपको पता चलेगा क्या वो 1 किलोग्राम से कम महसूस होगी? नहीं होगी। यदि मैं इसमें 4-6 दाने शक्कर के और डाल दूं तब भी आपको 1 किलो में उसकी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम इतने बारीक सी चीज को उस वक्त मेजर नहीं कर रहे थे। या तो वो 4-6 दाने डालने से ज़्यादा हो गई थी, या 4-6 दाने निकालने से कम हो गई, या वास्तव में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इतने दाने डालने से उसके मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि हमने तो डाला, अर्थात कुछ न कुछ तो हमारे मेजरमेंट में अनिश्चितता है। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, वह शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता जरूर होती है, जो वास्तविक माप से कुछ या तो ज़्यादा हो सकती है या कुछ कम हो सकती है।
इस अनिश्चितता को ही हमने मापन में त्रुटि कहा। तो हमारी परिभाषा हुई कि मापन की अनिश्चितता को ही मापन में त्रुटि कहते हैं। अब यह त्रुटि कितने प्रकार की होती है ये भी हम देखेंगे, पर अनिश्चितता की जो त्रुटि का सिद्धांत भी एक समझ लें कि हम जब किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसका निरपेक्ष मापन कभी संभव नहीं है। आप जब भी किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो सापेक्ष मापन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करते हैं। कैसे? शक्कर लेने गए तो लोहे का बाट रखते हैं 1 किलोग्राम, उसके रिस्पेक्ट में आप शक्कर तोलते हैं, उसके सापेक्ष तोलते हैं। कपड़ा लेने गए तो एक स्केल लगा रहेगा मीटर वाला, उसके रिस्पेक्ट में आप कपड़ा तोलते हैं। दूध लिया तो एक एल्यूमिनियम का जो पलड़ा होता है, बाट होता है उनका 1 लीटर वाला, उससे वो 2-3 बार तोल के आपको देता है, उसके रिस्पेक्ट में तोल के देता है। किसी भौतिक राशि का निरपेक्ष मापन तो संभव है ही नहीं। इसलिए यदि माप किसी की चीज रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसमें त्रुटि तो होगी। इस त्रुटि को ही हम पढ़ रहे हैं, अर्थात जब भी हम कोई मापन करते हैं तो उसमें अनिश्चितता जरूर होती है। इस मापन की अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटियां कहते हैं। तो मापन में 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। कुछ बुक्स वालों ने 2 प्रकार में भी इसको डिवाइड कर रखा है, कुछ बुक्स वालों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटि, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरी होती है यादृच्छिक, और तीसरी है सकल त्रुटि। कुछ बुक्स वाले सकल त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि में ही काउंट कर लेते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि के रूप में, और कुछ बुक्स वाले इसे 3 कैटेगरियों में त्रुटियों को डिवाइड कर लेते हैं। हम यहाँ 3 भागों में बांट करके बात करेंगे कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है। तो त्रुटियां 3 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि। इंग्लिश में बोले तो सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर्स। अब पहले हम बात करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि के कारण क्या है वो इसकी परिभाषा में डाल देंगे। यदि किसी भौतिक राशि की माप में यंत्र की बनावट के कारण, आसपास के बाह्य कारकों के कारण, या यंत्र की अपूर्णता के कारण, या व्यक्ति के कारण त्रुटि होती है, तो ऐसी त्रुटि को हमने क्रमबद्ध त्रुटि कहा है। मतलब या तो यंत्र की बनावट ऐसी है कि उसमें सही मेजरमेंट आ ही ना रहा है, या बाहर कोई ऐसी चीज उसको इफेक्ट डाल रही, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, वायु हो सकती है, नमी हो सकती है, ये इफेक्ट डालने के कारण उसमें त्रुटि आ रही है। यंत्र पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं है, अपूर्ण है, तो अपूर्णता के कारण भी त्रुटि हो सकती है। या व्यक्ति को उस त्रुटि को मापन करते नहीं है, यंत्र को मापते नहीं आ रहा, जैसे वर्नियर कैलिपर से किसी को दे दिया जाए और उसको मापने का तरीका नहीं पता, तो उससे भी त्रुटि होगी। तो इन सब कारणों से जो त्रुटि होती है उसे हमने क्रमबद्ध त्रुटि कहा है। क्रमबद्ध त्रुटि को हमने 4 भागों में बांटा। पहला है यंत्र की बनावट, दूसरा है बाह्य त्रुटि, तीसरा है अपूर्णता त्रुटि और चौथा है व्यक्तिगत त्रुटि। यह क्रमबद्ध त्रुटि के ही 4 भाग हैं। पहला भाग उठाते हैं हम लोग यंत्र की बनावट। नाम से ही स्पष्ट है कि यदि कोई उपकरण जिससे आप मापन कर रहे हैं उसकी बनावट सही ढंग से नहीं है तो होने वाली त्रुटि को हम यंत्र की बनावट के कारण त्रुटि कहेंगे। इसे भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला शून्यांक त्रुटि, दूसरा अल्पतमांक त्रुटि, तीसरा अचर त्रुटि। यह 3 भाग किसके हुए? यंत्र की बनावट के कारण जो त्रुटि आती है उसके 3 भाग कर दिए, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। हम एक के बाद एक लेंगे कि शून्यांक त्रुटि क्या होती है। तो कभी आपने वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज को हाथ में लिया हो या उसको चलाया हो तो आपको पता होगा कि स्क्रू गेज में 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य स्केल कहलाता है और एक वर्नियर स्केल कहलाता है। इसी प्रकार स्क्रू गेज जो होता है
उसके भी दो पैमाने होते हैं, एक मुख्य स्केल और एक गोलीय स्केल होता है। अब मुख्य स्केल जो वर्नियर की बात करें, और वर्नियर में ही वर्नियर स्केल भी होता है, यदि उन दोनों को हम 0 पर रखें, अर्थात कोई मेजरमेंट करे उसके दोनों जबड़े पुल को मिला दे, तो होना क्या चाहिए, मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के सीध में होना चाहिए, एक के ऊपर एक। किंतु कभी कभी मुख्य स्केल यहीं रहता है 0 उसका, और आपका वर्नियर का स्केल आगे हो जाता है पूरा जबड़े बंद करने के बाद भी, या पीछे हो जाता है। तो मापन में त्रुटि है, और इस त्रुटि को ही कहा गया है शून्यांक त्रुटि। जब वर्नियर स्केल का मुख्य स्केल, वर्नियर का मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के 0 एक सीध में ना हो, तो इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। आपके सामने चित्र द्वारा भी बता दूं मैं आपको, यहां पर 3 चित्र आप देख रहे हैं। पहले चित्र में देखिए, ऊपर मुख्य स्केल है, आप मेन स्केल, ये ऊपर जो लिख रखा है ये मेन स्केल है, 0, 5 mm, 10 mm, ये मुख्य स्केल है, और नीचे 10 लाइनें खींची हुई है यहां से लगाकर यहां तक, यह वर्नियर स्केल है। आप देखेंगे कि इसमें दोनों के 0 एक सीध में है, देख लिया आप लोगों ने, यहां पर दोनों के जो 0 है वो एक सीध में है, अर्थात यहां पर शून्यांक त्रुटि नहीं है। किंतु अगर हम यहां पर देखें दूसरे और तीसरे चित्र में, तो ध्यान दीजिए यहां पर दूसरे चित्र में और तीसरे चित्र में कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। यहां पर मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर का स्केल आगे पीछे हो चुका है, ये पॉजिटिव एरर है, अर्थात यदि वर्नियर का स्केल मुख्य स्केल के 0 से आगे हो तो इसे धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं, और यदि वर्नियर का स्केल मुख्य स्केल के पीछे रह जाए तो इसे ऋणात्मक या नेगेटिव एरर कहते हैं। तो ये ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का उदाहरण हुआ, ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि का होगा, और इस चित्र में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, क्योंकि मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर का स्केल का 0 दोनों एक सीध में है। जबकि हम इन दूसरे वाले पार्ट या तीसरे वाले पार्ट को ध्यान रखें, जैसे मैं तीसरे वाले चित्र में आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ देखिए ये लाइन 0 की और ये लाइन एक सीध में नहीं दिख रही होगी आपको, दोनों में थोड़ा सा इतना सा बारीक सा अंतर दिख रहा होगा, उस बारीक से अंतर के कारण इसमें त्रुटि आई है। इसे हम कौन सी त्रुटि कहेंगे, नेगेटिव। जबकि इस वाले डायग्राम में भी 0 दोनों सीध में नहीं है, इसमें 0 मुख्य स्केल का पहले है और आपका वर्नियर का 0 बाद में आया है, इसे हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। तो पहले हो गई शून्यांक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में हमने पहला जो पोर्शन पढ़ रहे थे या यंत्र की बनावट, उसमें पहला पार्ट था शून्यांक त्रुटि। अब अल्पतमांक त्रुटि। आपको अल्पतमांक त्रुटि का उदाहरण मैंने अभी दीवार घड़ी या स्टॉप वॉच का दिया था। आपको पता होगा कि दीवार घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड होता है, और अगर मोबाइल की स्टॉप वॉच की बात करूं मैं, तो उसमें 1 सेकंड के संवें भाग को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम उससे मेजरमेंट करेंगे तो वह 1 सेकंड का 1वां भाग भी बारीकी से मेजर करके दे देगा मोबाइल की स्टॉप वॉच। लेकिन हमारी घड़ी वो इतनी बारीकी से नहीं मेजर करती, क्योंकि उसका अल्पतमांक 1 सेकंड होता है, जबकि स्टॉप वॉच का अल्पतमांक 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड, जबकि दीवार घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड होता है। किसका अल्पतमांक कम है, स्टॉप वॉच का। किसका अल्पतमांक ज्यादा है, दीवार घड़ी का। तो ज्यादा अच्छे से समय कौन नापेगी, आप खुद समझ लीजिए किसमें त्रुटि रहेगी, ये त्रुटिपूर्ण बता सकेगा, इसमें त्रुटि कम होगी। इसलिए यह इस प्रकार की त्रुटि अब किसके कारण हो रही है,
उस यंत्र का अल्पतमांक इतना ही है हमारी दीवार घड़ी का, तो हम भी मेजर नहीं कर सकते। तो इस त्रुटि को किसके कारण हो रही है? अल्पतमांक के कारण हो रही है। इस त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है अचर त्रुटि। यदि मैं किसी यंत्र से किसी चीज को बार बार मेजर कर रहा हूं, पर हर बार माप में कुछ स्पेशल नंबर का डिफरेंस आता है, स्पेसिफाइड नंबर का। मान लो किसी चीज को मैं तराजू से तोल रहा हूं और हर बार 50 ग्राम शक्कर कम तोल रही मेरे से। एक बार तोला तब भी 50 ग्राम, दूसरी बार तोला तब भी 50 ग्राम का, तीसरी बार तोला तो तब भी 50 ग्राम का, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में त्रुटि हो रही है। ऐसी त्रुटि को हम अचर त्रुटि कहते हैं। यदि 50 ग्राम शक्कर ज्यादा जा रही है तो इस त्रुटि को दूर करने का सीधा उपाय है कि उतनी 50 ग्राम शक्कर क्या करो, कम करके या तो मेजरमेंट करो, या फिर हर बार जब 50 ग्राम ज्यादा जा रहे उसको भी ऐड करो उसमें। तो यदि बार बार परीक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि हम कहते हैं। अब हमारी बात करते हैं हम लोग कि यंत्र की बनावट में ही दूसरी त्रुटि होती है बाह्य वातावरण। ये हमारा सेकंड पार्ट है, बी वाला। देखिए कि यंत्र की बनावट में हमने क्रमबद्ध त्रुटि में हम देखे, क्रमबद्ध त्रुटि का सेकंड बी पार्ट है बाह्य त्रुटि। तो हमारी पहली त्रुटि चल रही थी क्रमबद्ध त्रुटि, उसमें पहला यंत्र की बनावट के 3 भाग पढ़ लिए हमने, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि का ही सेकंड बी पार्ट ले रहे बाह्य त्रुटि। बाह्य क्या? बाह्य कारक तो अब अच्छी तरह मैं समझा चुका हूं आपको, फिर भी समझ लीजिए कि यदि बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, वायु, नमी, इनके कारण मेजरमेंट करते समय, मापन करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये बाह्य त्रुटि है। आपको लगता है ऐसा कब होता है? तो पता होगा आपको कि अगर सर घड़ी लोलक घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी जिसमें पेंडुलम लोलक, वो गर्मी के दिनों में सुस्त चलती है और ठंड के दिनों में तेज चलती है। क्यों भाई? उस पर टेम्परेचर का असर हुआ है, क्योंकि पेंडुलम गर्मी के दिनों में उसकी लंबाई जो पेंडुलम की होती है प्रसार होने के कारण बढ़ जाता है, और ठंडे दिनों में टेम्परेचर कम होने के कारण उसकी पेंडुलम सिकुड़ जाता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है, टाइमिंग डिफरेंस होगी। तो किसका प्रभाव पड़ा इस पर? ताप का। इसी प्रकार अगर हम किसी पेंडुलम का दोलन काल निकाले टाइम का, तो वो हवा में मूव करती है, तो हवा से घर्षण भी होगा उसका, तो उसका जो पेंडुलम का टाइम होगा वो थोड़ा तो कम ज्यादा होगा। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उसके वातावरण के कारण में त्रुटि हो रही है। इस पे बाह्यवाद कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अभी मैंने बताया वायु का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा। इन चीजों के प्रभाव के कारण मेजरमेंट यदि कम ज्यादा होता है तो हम कहेंगे कि यह बाह्य त्रुटि है। अगला है अपूर्णता त्रुटि। किसी त्रुटि का हमको पता है कि इसके कारण त्रुटि हो रही है, फिर भी हम उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। जैसे पता है कि सरल लोलक वायु में मूव कर रहा है तो वायु घर्षण पैदा करेगी, और उसका टाइमिंग जो ओरिजिनल होना चाहिए उससे कुछ कम बताएगी, फिर भी हम उसको अब क्या, हवा तो हटा नहीं सकते उस जगह से, हमारे पास ऐसा कोई वैक्यूम पैदा करने की मशीन नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी त्रुटि को हमने नाम दिया अपूर्णता की त्रुटि। अब हमारा क्रमबद्ध त्रुटि का डी पार्ट, व्यक्तिगत त्रुटि। यदि किसी मापनकर्ता को किसी मेजरमेंट को लेते नहीं आता, उसको वर्नियर नहीं चलाते आता, स्क्रू गेज नहीं चलाते आता, इलेक्ट्रॉनिक कांटा चलाते नहीं आता, और उसको मेजरमेंट करने को दे दिया और उससे गलती होगी, तो ऐसी त्रुटि को हम व्यक्तिगत त्रुटि में काउंट करते हैं। तो हमने देखा कि क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं और उसके चारों पार्टों को हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि को बार बार नाप रहा है, मैंने खंभा की लंबाई नापने को आपको दे दी, मैंने कहा चल पहली बार नाप बेटा, आपने कहा सर 2 फीट 4 इंच, मैंने कहा डबल नाप सर 2 फीट 5 इंच, मैंने कहा और नाप सर 2 फीट 6 इंच। आपने हर बार मेरे को मेजरमेंट कैसी बताई है? अलग अलग बताई है। तो प्रत्येक बार आपका पाठ्यांक अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब त्रुटि तो हो रही है। कौन सी त्रुटि कहलाएगी?
यादृच्छिक त्रुटि, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि को बार बार मापन करता है किंतु हर बार उसका पाठ्यांक अलग अलग आता है तो ऐसी त्रुटि को हमने यादृच्छिक त्रुटि कहा है। अब बात करते हैं सकल त्रुटि की। मापनकर्ता की लापरवाही, एकाग्रचित्ता में यदि कमी हो, मान लो कोई आप तोल रहे हो, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे तराजू रखा हुआ है और आप वहां तोल रहे हो, पंखे के कारण उस पर क्या होगा, पलड़ा ही रहेगा, फिर भी आप तोले जा रहे हो, आपकी लापरवाही हो रही है यहाँ पर। तो लापरवाही या एकाग्रचित्ता में कमी के कारण यदि कोई त्रुटि हो रही मापन में तो उसे हमने रखा है सकल त्रुटि के अंतर्गत। इस प्रकार देखा कि मापन में त्रुटि किसे कहते हैं और त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो मापन में अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटि कहते हैं। मापन की त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा होता है सकल त्रुटि। पर हमने क्रमबद्ध त्रुटि को भी 4 भागों में बांट रखा है। अब क्रमबद्ध त्रुटि में पहले यंत्र की बनावट देखी हमने, दूसरा हमने देखा था क्रमबद्ध त्रुटि में यंत्र की बनावट में भी 3 भाग थे, शून्यांक, अल्पतमांक और अचर। फिर बाह्य त्रुटि, अपूर्णता और व्यक्तिगत त्रुटि, यह सब क्रमबद्ध के प्रकार थे। अब हम त्रुटि से निकलकर अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि त्रुटियों को व्यक्त कैसे करें। अगर त्रुटि हुई है तो उसको कैसे मापे कि कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है, कितनी मात्रा में त्रुटि हुई है, कैसे मापे। तो यंत्र के द्वारा जब माप करते हैं तो उसमें त्रुटि होती है तो त्रुटि को व्यक्त करने के कुछ तरीके भी निकाले गए। त्रुटियों को व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियों को 3 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है सापेक्ष त्रुटि और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। ये त्रुटि को व्यक्त करने के प्रकार है। यहाँ पे मैं बता दूं, त्रुटियों के प्रकार में बता चुका हूं और त्रुटि जो हुई है उसको कैसे नाप तोल करें कि कितनी त्रुटि हुई है, कितने प्रतिशत में त्रुटि हुई है, किसके सापेक्ष त्रुटि हुई है कितनी, ये चीजों को व्यक्त करने के तरीके होते हैं 3। पहला है निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या है। मान लो मैंने किसी भौतिक राशि को मेजरमेंट किया, उसकी माप आई 1.62, ये आई, दूसरी बार 1.63, जबकि किसी उसकी वास्तविक माप 1.65 है। तो मेरे जो प्रेक्षित मान है ये वाले और उस भौतिक राशि की वास्तविक माप जो आ रही है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, अंतर दिख रहा है इसके साथ और इसके साथ। तो ये जो अंतर आपका आया है वो निरपेक्ष त्रुटि में आएगा। पर हम प्रॉब्लम है कि ये जो मैं मापता हूं वो तो मेरे को पता है, मैंने मापा है, पर ये उसकी वास्तविक माप कहां से आई है। तो जब किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप निकालनी होती तो बड़ा सिंपल तरीका होता है कि उस भौतिक राशि को 5, 7, 10, 15 प्रेक्षण लो। अब मान लो मैंने किसी भौतिक राशि को मापा और पहला प्रेक्षण A1 आया, उसका दूसरा प्रेक्षण A2 आया, तो ये A1 पहली बार मापा तो आया, A2 दूसरी बार नापा, A3 तीसरी बार नापा, A4 चौथी बार नापा। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इतनी बार जब उसको नाप रहा हूं तो वास्तविक माप कैसे निकालूं। तो इन सब का औसत माध्य निकाला जाता है। तो इन सब का माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे और जितनी बार आपने मेजरमेंट किया है, आपने कितनी बार करा, 1, 2, 3 और 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस औसत को ही उस भौतिक राशि की रियल मेजरमेंट या वास्तविक माप कहते हैं। तो हम यहां देखें कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता द्वारा मापित माप के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा हुई कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और प्रेक्षक द्वारा मापित माप, ध्यान से परिभाषा में देखिए, वास्तविक माप और मापनकर्ता द्वारा मापित माप के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। पर सूत्र देखिए, बड़ा सिंपल सा सूत्र है निरपेक्ष त्रुटि का, वास्तविक माप माइनस मापित माप, इनके अंतर को हमने निरपेक्ष त्रुटि कहा। इसे डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि माना किसी भौतिक राशि को मापा मैंने, तो उसकी माप क्रमशः क्या दिख रही है आप लोग डायग्राम में, A1 A2 A3 ये मान ली गई है, A1 A2 A3, और n टाइम से मेजरमेंट करा, n बार मैंने नापा तो लास्ट में an आ गया है। तो उस भौतिक राशि की वास्तविक माप कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, वास्तविक माप उसका माध्य होती है, जितनी बार आपने मापा उसका माध्य निकाल लीजिए। तो उस भौतिक राशि की वास्तविक माप हुई, इसका माध्य निकाल लिया, सबको जोड़ दिया और जितने टाइम से आपने प्रेक्षण लिया उसका n का भाग लगा दिया। अब इस वास्तविक माप से में से जो आपका ए मीन आया है, ए मीन मतलब माध्य मान में से आप पहली घटा लीजिए, A1 को घटाइए, A2 को घटा लीजिए, A3 को घटा लीजिए, Fn को घटा लीजिए, तो ये जो आएंगे वो निरपेक्ष त्रुटि होगी आपकी। तो आप देख लीजिए कि पहली निरपेक्ष त्रुटि हमारी डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करा, और ए मीन मतलब माध्य में से या वास्तविक मान से उसका पहला प्रेक्षित मान घटा लिया, फिर दूसरे में से ऐसा घटा लिया, फिर तीसरे में से घटा लिया, एंड सो ऑन करते हुए लास्ट में हम पहुंच गए कि ए मीन में से एन को भी घटा लिया। तो इसे बोलते हैं, ये सब जो त्रुटियां आई है ये हमने मेजरमेंट कर लिया, व्यक्त कर लिया निरपेक्ष त्रुटि। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का भी माध्य निकाल ले कि आखिर हमारा इतनी बार हमने मेजरमेंट करा, ये अलग अलग प्रकार की निरपेक्ष त्रुटि आई है। तो इन निरपेक्ष त्रुटियों को अगर हम देखें ध्यान से, तो अब हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि में कि उसका भी माध्य निकालते। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हुई कि जितनी निरपेक्ष त्रुटि आपकी आई है, पहली निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा n, ये दो लाइनों के बीच में क्यों लिखा, क्योंकि मॉड है, हम उसके परिमाण का धनात्मक भाग ले रहे हैं। सिर्फ इनका सबको प्लस करा और कितनी बार निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी आपने, n बार, तो n से डिवाइड कर दिया, तो इसे कहते हैं डेल्टा ए मीन, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, एक बार और परिभाषा समझ लें कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापित माप या प्रेक्षित माप के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना हमने किसी भौतिक राशि को मापा तो क्या क्या परिणाम हमारे पास पाए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन an आए। उसका वास्तविक माप कैसे निकालेंगे, तो ए मीन कैसे निकाला हमने, तो ए मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, उन सबको जोड़ा और n से डिवाइड कर लिया। ये उसका क्या हुई, वास्तविक माप हो गई। वास्तविक मान से प्रत्येक प्रेक्षण को अलग अलग घटा लीजिए, धनात्मक मान लेते हैं मॉड लगाकर, तो यह उसकी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। और निरपेक्ष त्रुटि का भी हमने औसत निकाल लिया, तो ये औसत जो आपके पास आया इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब यदि मैं इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो आपकी आई है, ए मीन जो आई है, ध्यान दीजिए, ए मीन जो आपकी आई है उसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो किससे, आपको याद होगा ए मीन निकाला था, माध्य निकाला था, वास्तविक माप निकाली थी ए मीन से, उस भौतिक राशि के वास्तविक मान से डिवाइड कर दूं तो जो रिजल्ट आया उसको आपेक्षिक त्रुटि कहा गया। तो माप की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब इसका फार्मूला देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास है आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र हुआ कि किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। सूत्र रूप में भी आप देख लीजिए, आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा ए मीन बटे ए मीन। यदि इस आपेक्षिक त्रुटि के आगे में परसेंटेज ले लूँ 100 इंटू करके, ये काय में शो कर देगा, इसको ये परसेंटेज के फॉर्म में शो करेगा। तो यह जो आएगा आपका रिजल्ट, ध्यान दीजिए, इस पे यदि मैं परसेंटेज में रूप में रिप्रेजेंट कर लूँ तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। तो हमने देखा कि त्रुटियों को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि।